हेलो फ्रेंड, यूट्यूब के टेक स्काई चैनल में आपका स्वागत है। मैं पंकज आज आपको पढ़ाऊंगा फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर वह होता है जिसमें हम दो डायोड का उपयोग करते हैं और इसमें एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। जैसा कि नाम है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में जो हमारी सेकेंडरी साइड होती है उसमें हमारी आउटपुट पे 3 टर्मिनल निकले होते हैं, जिसमें से बीच वाला जो टर्मिनल होता है वो दोनों में उभयनिष्ठ होता है, अर्थात कॉमन होता है। डायोड का जो एनोड होता है वो हमारे सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के ऊपर और नीचे वाली वाइंडिंग से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल अप्लाई करते हैं तो दोनों डायोड एक बार पॉजिटिव के लिए और एक बार नेगेटिव के लिए कंडक्शन स्टार्ट करते हैं, यानी कि धारा का प्रवाह देते हैं, और इस प्रकार से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल के लिए आउटपुट प्रदान होता है। इसीलिए इस सर्किट को कहा जाता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो आइए जानते हैं इसकी वर्किंग कि ये कैसे कार्य करता है। जो हमारा रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में हम 2 डायोड लेते हैं। दोनों डायोड अभी बताया गया कि हमारी जो वाइंडिंग होती है ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग में हम 3 टर्मिनल लेते हैं, जिसमें से ये जो बीच वाला टर्मिनल है ये दोनों में कॉमन होता है, अर्थात एक डायोड हमारा इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट रहता है और एक डायोड हमारा इस टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जब हम डायोड के एनोड को ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी सिरे से तथा लोड को कैथोड के साथ जोड़ते हैं तो दोनों डायोड का जो कैथोड होता है वो हमारे लोड से जुड़ा रहता है, और लोड से जुड़ा होने के साथ साथ लोड का जो एक टर्मिनल होता है वो हमारे ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी के बीच वाले टर्मिनल से जुड़ा होता है। जो बीच वाला टर्मिनल होता है वो ऊपर और नीचे दोनों में कॉमन होता है। पॉजिटिव साइकिल में डायोड D1 एनोड से जुड़ा होता है और निगेटिव साइकिल में डायोड D2 जुड़ा होता है, अर्थात जब हम D1 को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो D1 हमारा ऑन होता है तथा उस केस में D2 जो होता है वो निष्क्रिय रहता है। बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की। जब हम एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं तो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सिरे पर इनपुट एसी अप्लाई होता है। तो जब इनपुट एसी में नेगेटिव साइकिल अप्लाई होती है तब ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी सिरे पे D2 हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है और D1 निगेटिव में होने के कारण रिवर्स बायस हो जाता है, जिसके कारण से डायोड D2 जो है हमारा ऑन हो जाता है और धारा का प्रवाह होने लगता है, जबकि डायोड D1 में निगेटिव साइकिल अप्लाई होने पर धारा का प्रवाह नहीं होता है और डायोड D1 निष्क्रिय बना रहता है। तो और एक बात हम जानते हैं कि जो धारा का प्रवाह होता है वो होल के प्रवाह के दिशा में होता है, और इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में धारा का प्रवाह करते हैं उसके विपरीत में हमारी धारा का प्रवाह होती है। अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर की तरफ है तो जो धारा है, धारा का प्रवाह हमारा इस तरफ होगा, और होल के केस में अगर होल का प्रवाह इधर की तरफ है तो धारा भी होल की दिशा में ही प्रवाहित होती है। वर्किंग देखते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर वर्किंग में कार्य कैसे करता है, कि फुल वेव रेक्टिफायर का कार्य होता कैसे है। ये हमारा इनपुट और ये हमारा सेकेंडरी ट्रांसफार्मर है, यानी कि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में हमारे 3 टर्मिनल देखने को मिल रहे हैं, P1 और P2
और बीच में ये जो हमने जीरो किया हुआ है। बीच वाला जो टर्मिनल होता है वो हमारा D1 के साथ और D2 इन दोनों के साथ में कॉमन रहता है। तो चलिए देखते हैं ये कार्य कैसे करता है। जब हम इस पर पॉजिटिव साइकिल अप्लाई होती है, ये हमारा AC इनपुट है, तो ये हमारी पॉजिटिव साइकिल है और ये हमारी निगेटिव साइकिल है। जब पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करते हैं तो P1 पॉजिटिव हो जाता है और P2 निगेटिव हो जाता है। P1 के पॉजिटिव होने के कारण डायोड D1 का जो एनोड है वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, जिससे डायोड D1 जो है हमारा फॉरवर्ड बायस में हो जाता है और धारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि धारा किस रास्ते से प्रवाहित होती है। तो जब हमारा P1 पॉजिटिव होता है तो यह फॉरवर्ड बायस में होता है और D2 जो होता है उस समय रिवर्स बायस में हो जाता है, जिसके कारण यह धारा का प्रवाह नहीं करता है। और इस तरह से हमारी जो धारा होती है वो हमारी D1 से फिर लोड के थ्रू होते हुए ये हमारे सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के बीच वाले कुंडली में चली जाती है। इस प्रकार से हमारा जो लोड होता है वो चालू हो जाता है। इसी प्रकार से जब हमारी निगेटिव साइकिल अप्लाई होती है, जब निगेटिव साइकिल ये वाली अप्लाई होती है तो जो हमारा P2 होता है वो हमारा पॉजिटिव हो जाता है और P1 जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि अगर डायोड का एनोड पॉजिटिव से जुड़ा है तो डायोड फॉरवर्ड होगा, अगर डायोड का एनोड नेगेटिव से जुड़ा है तो वो रिवर्स में होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो डायोड D2 जो है वो पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हुआ है नेगेटिव साइकिल के केस में। तो D2 जो हमारा होता है वो ऑन हो जाता है और D1 जो है वो ऑफ हो जाता है। इस तरह से नेगेटिव साइकिल में जो धारा होती है वो D2 से बहना प्रारंभ करती है और धारा का जो प्रवाह है वो लोड से होते हुए हमारी सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के बीच वाली कुंडली में चली जाती है। इन दोनों केस में होता यह है कि इसमें जो धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे जिस दिशा में प्रवाहित करते हैं धारा का प्रवाह उसके अपोजिट होता है। चूँकि हम जानते हैं कि निगेटिव होने के कारण इसमें जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वो इस दिशा में होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे इस दिशा में फ़्लो करते हैं और इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में फ़्लो होने के कारण धारा का जो प्रवाह होता है वो हमारी सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के बीच वाली कॉइल से प्रवाहित होने लगता है और ये हमारी धारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसका जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो किस प्रकार से कार्य करता है। ये हमारी इनपुट वेव साइकिल है, ये हमारी इनपुट साइकिल है, यानी कि ये AC वेवफॉर्म है। ये हमारी पॉजिटिव साइकिल को दिखाती है और ये निगेटिव को, फिर ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। इस तरह से हमारा 0 से लेकर 2 पाई तक एक साइकिल हमारी कंप्लीट होती है, फिर 2 पाई से 4 पाई तक हमारी एक साइकिल कंप्लीट होगी। जब हमारी पहली साइकिल 0 से पाई के बीच में देखते हैं तो 0 से पाई हमारी पॉजिटिव है, अर्थात उस केस में हमारा डायोड D1 जो होगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा और D1 हमारा ऑन होगा। और फॉरवर्ड बायस के केस में D1 हमारा ऑन होगा तो D2 जो होगा निगेटिव साइकिल अप्लाई होगी तो D2 हमारा ऑफ रहेगा। पुनः जब हमारे D1 पे पॉजिटिव साइकिल अप्लाई होगी तो D1 हमारा जब उस समय ऑन रहता है और D2 ऑफ रहता है। जब हमारी निगेटिव साइकिल अप्लाई होती है तो उस समय D1 हमारा ऑफ रहता है और D2 हमारी ऑन रहती है। फिर जब पॉजिटिव साइकिल अप्लाई होती है तो हमारा D1 ऑफ रहेगा और निगेटिव साइकिल में D2 ऑन रहेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइकिल में हमारे दोनों डायोड ऑन रहते हैं और इस प्रकार से हमको लोड पे पूरी तरह मिलने लगती है। तो हाफ वेव और फुल वेव में हम थोड़ा सा अंतर ये होता है कि हाफ वेव में केवल और केवल पॉजिटिव साइकिल का हम यूज कर पाते हैं और निगेटिव साइकिल का यूज नहीं कर पाते हैं, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में पूरा का पूरा हमें आउटपुट मिलता है और दोनों साइकिल का यूज हो जाता है।
बात करते हैं इसके एडवांटेज की। तो फुल वेव रेक्टिफायर की जो एडवांटेज है वो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें जो है दोनों साइकिल का उपयोग पे हमें आउटपुट मिलता है और इसकी क्षमता जो होती है हाफ वेव की तुलना में अधिक हो जाती है, क्योंकि उसमें जो होता है केवल एक साइकिल यूज होती है और दूसरी साइकिल जो होती है हमारी यूज में नहीं आती है। इस कारण से हाफ वेव की क्षमता जो होती है, जो एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है और फुल वेव की एफिशिएंसी दोनों साइकिल यूज होने के कारण बढ़ जाती है। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हम सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है और हमें पता है कि कॉइल जो होता है वो हैवी होता है और यहाँ पे अगर सेकेंडरी साइड पे 3 कॉइल बाहर निकले रहते हैं, जिसके कारण यह हैवी हो जाता है और आकार में भी बड़ा हो जाता है। कॉइल का अधिक यूज होने के कारण यह काफ़ी कॉस्टली भी बना रहता है। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। तो दोस्तों, जो हमारा रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर का उपयोग बहुत सी जगहों पे किया जाता है। आज के समय में लगभग जो हमारा रेक्टिफायर है उसका उपयोग हर जगह पे होता है। बिना उसके मॉडर्न साइंस के केस में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। पहला जो है वो है डीसी मोटर को चलाने में। आज के समय में देखा जाए तो बड़ी बड़ी जो मशीनें लगी होती हैं वो कुछ डीसी की होती हैं और कुछ एसी पे कार्य करती हैं, लेकिन अधिकतर हम देखें तो डीसी पे ही बनती हैं। दूसरा है बैटरी चार्ज करने के लिए। तो आजकल हमें देखते हैं फ़ोन है, लैपटॉप है, इसको चार्ज करने के लिए हमें डीसी की ज़रूरत पड़ती है, या फिर घरों में कोई भी बैटरी होती है 12 वोल्ट की बैटरी, जो भी वो बैटरी होती है उसको चार्ज करने के लिए हमें एक रेक्टिफायर की आवश्यकता पड़ती है। और अगर हम देखें तो हमारे जो कंप्यूटर होते हैं, रेडियो, टीवी, इन सब में हमें डायरेक्ट डीसी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इनमें हम कोई बैटरी नहीं लगाते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिसमें हमें डायरेक्ट डीसी की आवश्यकता पड़ती है। बात करते हैं हम HVDC यानी कि हाई वोल्टेज डीसी में भी हमारा रेक्टिफायर का यूज होता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में अगर हम देखें तो बहुत बड़े बड़े मोटर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हम डायरेक्ट डीसी लिंक बनाकर हम उन्हें चलाते हैं, क्योंकि जो मोटर्स हमारे होते हैं कहीं कहीं पे वो डीसी से एसी और एसी से डीसी में कार्य करते हैं, तो वहाँ पे हम बैटरी का यूज नहीं कर सकते। अतः ऐसी जगहों पे हम एक डीसी लिंक बनाते हैं जिससे हमारा वह इन्वर्टर की तरह कार्य करने लगता है। और लास्ट है हमारा इन्वायरमेंट कंट्रोल के लिए भी हम रेक्टिफायर का यूज करते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आइए देखते हैं हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम, कैसे हमारा फुल वेव रेक्टिफायर कार्य करता है। तो यहाँ पर जिन जिन कंपोनेंट की ज़रूरत होती है उन कंपोनेंट को हम ले लेते हैं। तो हम सारे कंपोनेंट को जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम, ये हमारा जो ग्राफ है वो भी सही है। ध्यान से देखिए इस ग्राफ को। यहाँ पे हमारा सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है जो कि हमें ध्यान से दिख रहा है, सब कुछ पूरी की पूरी ग्राफ पे दिख रही है। और ये हमारी जो लाइट की जो एलईडी है वो भी हमारी पूरी तरह से कंडक्ट कर रही है, यानी कि एक बार वो इस साइकिल से ऑन हो रही है और एक बार वो दूसरी साइकिल से ऑन होती हुई दिख रही है।
दोस्तों जहाँ ये हमने देखा कि ये जो लाइन है और ये सारी की सारी ग्राफ हमको एक बता रही है कि जो हमारी एलईडी है वो दोनों डायरेक्शन में हमारी ऑन हो रही है और हमारी ऑफ नहीं हो पा रही है। थैंक यू दोस्तों।